स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर साइंस का सेट 9 में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छा से चल रहा होगा। आप लोगों में अगर पहली बार आए हैं इस चैनल पर, जो कोई भी अभी तक इस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए होंगे या भूल गए होंगे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा की प्रबलता जो मापा जाता है, उसका युक्ति जो यंत्र जो होता है, जिसको उपयोग में लाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? तो याद रखिए, उसको एमीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? एमीटर बोला जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? लेकिन ध्यान दीजिए, अभी-अभी हम जो क्वेश्चन पढ़े हैं पहला नंबर, विद्युत धारा का जो प्रबलता का मापने वाला जो युक्ति होता है, जिसको एमीटर बोला जाता है। लेकिन वही विद्युत धारा का अगर पूछ देता है यहाँ पर कि उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तब वहाँ एम्पीयर होगा। क्योंकि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पीयर होता है, जिसको कैपिटल ए लिख करके, ऐसे कैपिटल ए लिख करके उसके ऊपर एक ओ जैसा या ज़ीरो जैसा लिख देते हैं, तो वह क्या हो जाता है? एम्पीयर हो जाता है। सॉरी, इसको एंगस्ट्रम बोलते हैं और एम्पीयर के लिए सीधा-सीधा कैपिटल ए लिखा जाता है। यहाँ क्वेश्चन कहता है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? याद रखिएगा, ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। लेकिन वही अगर कहे ताप बढ़ने के जगह पर ताप घटने से, यानी ताप अगर घटेगा तब चालक का प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है ताप बढ़ेगा, बढ़ने पर क्या होगा चालक का प्रतिरोध? तब बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, वाट घंटा मात्रक है। वाट घंटा जो है यह किसका मात्रक होता है? तो वाट घंटा जो होता है वह ऊर्जा का मात्रक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का। वाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका भाई? तो यह भी ऊर्जा का ही मात्रक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिए, वाट घंटा हो या किलोवाट घंटा हो, इसका मात्रक मतलब यह जो है मात्रक होता है ऊर्जा का ही। लेकिन किलोवाट घंटा जो होता है, यह व्यापारिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए किलोवाट घंटा बोला जाता है, यह व्यापारिक रूप में इस्तेमाल होता है। लेकिन वाट घंटा व्यापारिक रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, किलोवाट घंटा को इस्तेमाल किया जाता है व्यापारिक रूप में। दोनों जो है ऊर्जा का ही मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्यूज तार के लिए कौन-सा कथन सत्य है? फ्यूज तार यानी कि आप अपने घरों में जो भी स्विच बोर्ड लगाए होते हैं, उसमें जो एक फ्यूज लगा रहता है, उसमें यानी फ्यूज में जो तार होता है, जिसको सुरक्षा युक्ति भी बोला जाता है फ्यूज को, तो फ्यूज तार के लिए कौन-सा कथन इसमें सत्य है? ऑप्शन ए कहता है, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है, यह गलत है। अधिक होगा तो घरों में जो है लाइन अगर गड़बड़ होगा, सर्किट जो है लगेगा, तो उससे खतरा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है, प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होगा, यह भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम, यह सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, क्योंकि इसमें प्रतिरोध अधिक है और गलनांक कम रहेगा, तो होगा क्या, कोई भी खतरा होगा, अगर किसी भी तरह का लोड पड़ेगा, तो क्या होगा कि फ्यूज का तार गल जाएगा, जिसकी वजह से खतरा टल जाएगा। इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6
6 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत बल्ब के फिलामेंट के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह होता है, क्या होता है? यानी हमारे घरों में या हम लोग जो बल्ब का इस्तेमाल करते हैं विद्युत बल्ब का, उसमें ऐसे लेड लाइट जो होता है, एलईडी जो होता है, इसमें आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हमको देखना है या आपको खुद चेक करना है, तो आप 100 वाट या 180 वाट का जो है 180 जिसको बोला जाता है 100 वाट आप ले सकते हैं। उसमें जब देखिएगा अंदर की तरफ एक स्प्रिंग के जैसा लगा होता है जो जलता है। बिजली प्रवाहित यानी धारा प्रवाहित होने पे वही स्प्रिंग उसमें जो लगा रहता है अंदर वही जलता है। उसको फिलामेंट बोला जाता है। वही कह रहा है कि वह फिलामेंट जो होता है किस तत्व का बना होता है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या होता है? तो वह टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है भाई? टंगस्टन का बना होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा टंगस्टन। टंगस्टन का तापमान जो होता है वह 3000 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, याद रखिएगा। वह टंगस्टन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत का सबसे कम चालक है? ध्यान दीजिए। धातु तो होते हैं लेकिन वह विद्युत का चालक होता है। इसमें कह रहा है कौन ऐसा धातु है जो विद्युत का सबसे कम चालक है? भाई तांबा जो है ऑप्शन ए दिया है तांबा तो यह तो सबसे अधिक चालक होता है। लेड, लेड नहीं होता है। लेड क्योंकि लेड जो है शीशा को बोला जाता है, इसका संकेत पीबी होता है। लेड का संकेत क्या होता है? पीबी होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेड। अब यहाँ आयरन भी कह रहा है, आयरन का मतलब होता है लोहा, जिसको जिसका संकेत Fe होता है और जिंक कहता है जिसका संकेत Zn होता है। तो तांबा, आयरन और जिंक यह विद्युत का ज़्यादा से ज़्यादा यानी काफ़ी चालक होता है, लेकिन लेड शीशा जो है यह कम यानी कि सबसे कम चालक होता है क्योंकि इसके अंदर से शीशा से क्या होता है विद्युत धारा बहुत ही कम प्रवाहित होता है, ना के बराबर प्रवाहित होता है। होता तो है लेकिन बहुत कम प्रवाहित होता है इसलिए यह सबसे कम चालक धातु माना जाता है विद्युत का। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी लेड आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु द्विधर्मी ऑक्साइड बनाती है? कौन ऐसा धातु है जो द्विधर्मी ऑक्साइड बनाती है? ऑप्शन ए कहता है कॉपर, बी कहता है आयरन, सी है एल्यूमिनियम और डी है लेड। तो इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम होगा। एल्यूमिनियम ऐसा धातु है जो द्विधर्मी ऑक्साइड बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अधातुएं सामान्यतः विद्युत का कुचालक होती है। निम्नलिखित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक होती है? ध्यान दीजिए। कह रहा है यहाँ अधातुएं सामान्यतः विद्युत का कुचालक होती है। इससे ये समझ में आ रहा है और ये नोट में आपको याद रखनी चाहिए यहाँ पर नोट में याद रखनी चाहिए कि अधातुएं सामान्यतः विद्युत का कुचालक होती हैं। मतलब ये हुआ कि जितने भी अधातु होते हैं, सभी के सभी अधातु लगभग वह विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक होती है? यानी अपवाद जिसको बोलते हैं, इसमें एक ऐसा भी अधातु होता है जो विद्युत का सुचालक होता है, जिससे विद्युत क्या होता है भाई पास कर जाता है, तो वह सुचालक हो गया। ऑप्शन नंबर ए है सल्फर, बी है हीरा, सी है फास्फोरस, डी है ग्रेफाइट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट वही जो पेंसिल में जो लगा रहता है जिससे हम लोग लिखा करते हैं, जो चलता है वही ग्रेफाइट होता है। उससे क्या होता है विद्युत पास कर जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा विद्युत का सुचालक हो जाएगा। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक कठोर पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक कठोर पदार्थ है? चलिए ऑप्शन नंबर ए है लोहा, बी है पत्थर, सी है हीरा, डी है ग्रेफाइट। तो ध्यान दीजिए यहाँ कह रहा है कौन सबसे अधिक कठोर पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें हीरा।
हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है और हीरा का अपवर्तनांक 4.2 होता है। हीरो का अपवर्तनांक कितना होता है भाई हीरा का? हीरो नहीं हीरा 4.2 इसलिए हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? कह रहा है कि इसमें जो भी धातु दिया हुआ है उसमें कौन ऐसा धातु है जो ठंडा पानी और गर्म पानी से अभिक्रिया नहीं करेगा, नहीं करती है। ऑप्शन ए है Mg, बी है के यानी कि पोटेशियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Fe आयरन। तो इसका सही आंसर होगा आयरन। ऑप्शन नंबर डी आयरन। Fe उसका संकेत हो गया आयरन यानी कि लोहा ऐसा धातु है जो ठंडा और गर्म पानी से अभिक्रिया नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 12 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? धातु के भाई तार तो बनाया जाता है लेकिन आखिर कौन सा ऐसा गुण है उसके अंदर कौन सा विशेषता पाया जाता है जिसके वजह से उसका तार बनाया जाता है? ऑप्शन ए कहता है आघात वर्धनीयता, ऑप्शन बी है उष्मीय चालकता, सी कहता है तन्यता और डी कहता है कठोरता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तन्यता। तन्यता का मतलब ये हुआ तन्यता एक ऐसा गुण हो गया और यह कैसा गुण हुआ भाई? तो तन्यता का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी पदार्थ को आप पीटते हो या उसको खींचते हो तो वह दूसरे प्रकार से यानी कि दूसरे अवस्था में आ जाएगा, उसका आकार बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, फिर भी वह नहीं टूटेगा जल्दी। नहीं तो अतन्यता का मतलब जो तन्यता नहीं होगा, उसका क्या होगा कि जैसे ही उसको खींचिएगा, पीटिएगा, तो वह क्या होगा टूट जाएगा, चूर-चूर हो जाएगा, तो वह तन्यता नहीं कहलाएगा। तन्यता का मतलब होता है कि अगर उसको हम पीटेंगे, खींचेंगे, लमराएँगे, तो क्या होगा कि वह तार बन जाएगा, खिंच जाएगा दूसरे आकार में आ जाएगा वह लेकिन टूटेगा नहीं, वह तन्यता कहलाता है। और याद रखिए तन्यता अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा तन्यता का उदाहरण अगर दिया जाए कि कौन 2 एक उदाहरण दीजिए धातु का, तो आपको मैग्नीशियम हो जाएगा, तांबा हो जाएगा सॉरी तांबा और सोना। तांबा और सोना हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सबसे अधिक तन्यता वाला धातु कौन है? तो वह सोना होता है। सबसे अधिक तन्यता वाला धातु कौन होता है भाई? तो सोना होता है क्योंकि 1 ग्राम सोना से कितना? 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यह उसके तन्यता जो है के वजह से ऐसा है। इसलिए सबसे ज़्यादा तन्यता सोना में ही पाया जाता है। उसको जिस तरह से जिस आकार में चाहा चाहा जाता है, जिस डिज़ाइन का आभूषण बनाने का कोशिश किया जाता है तो बन जाता है। इसलिए सबसे अधिक तन्यता वाला धातु कौन हो गया? सोना हो गया क्योंकि सोना 1 ग्राम अगर ले लिया जाए और उसका तार बनाया जाए तो लगभग 2 किलोमीटर तार लंबा बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 13 नंबर क्वेश्चन कहता है मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वैष्म होते हैं? मैमेलिया ध्यान दीजिए मैमेलिया वर्ग आखिर मैमेलिया वर्ग क्या होता है? तो मैमेलिया वर्ग का मतलब हुआ स्तनधारी जीव। मैमेलिया वर्ग का मतलब क्या हुआ? स्तनधारी जीव यानी जितने भी जीव अगर होते हैं जो स्तनधारी वाले होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाकर पोसते हैं, पालते हैं, वह मैमेलिया वर्ग में आते हैं। अगर जैसे मान लिया जाए, अगर दे दिया जाए आपको कि जो है हाथी, बिल्ली, कुत्ता, चूहा और साँप और पूछे कि इसमें से कौन मैमेलिया वर्ग के जंतु नहीं है, तो वह साँप होता है। साँप जो है मैमेलिया वर्ग के जंतु नहीं है क्योंकि वह स्तनधारी नहीं होते हैं, है ना? इसलिए। अब वही पूछ रहा है कि इस तरह के जीव जो होते हैं उसके हृदय में कितने वैष्म होते हैं? वैष्म का मतलब यहाँ समझना है कि भाग कहिए कितना उसका हृदय जो है वह कितना भाग में बँटा होता है। तो याद रखिए वह 4 भाग में होता है। क्या होता है?
4 भाग में होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हो जाएगा 4। मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में 4 वृषण होते हैं क्योंकि वह 4 भाग में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? ऑप्शन ए है बायां अलिंद, बी है दायां अलिंद, सी है बायां निलय, डी है दायां निलय। तो ऑप्शन नंबर सी है बायां निलय। क्या है भाई? बायां निलय की दीवार सबसे मोटी होती है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है। अभी अभी हम लोगों ने जो है हृदय का विश्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि वह 4 भागों में होता है। तो वह 4 भाग क्या होते हैं? अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि मनुष्य का जो है हृदय में कितने विश्व होते हैं, यानी कि मनुष्य के हृदय जो होता है वह कितना भागों में होता है, तो वह 4 भागों में होता है। और वह 4 भाग कौन-कौन होता है? तो वही होता है बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय और दायां निलय। याद रखिएगा, मनुष्य के हृदय में कितने वृषण होते हैं? तो 4 वृषण होते हैं, क्योंकि मनुष्य भी जो है वह भी मैमेलिया वर्ग में आ जाएगा। इसलिए इसका भी जो है मनुष्य के हृदय में भी 4 वृषण होते हैं, उसके 4 भाग होते हैं, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अग्र महाशिराएँ तथा पश्च महाशिरा कहाँ खुलती हैं? यह किस मतलब वो जो है हृदय के किस भाग में जाके खुलता है? तो ऑप्शन नंबर डी है दायां अलिंद में। किसमें भाई? दायां अलिंद में। अग्र महाशिराएँ तथा पश्च महाशिरा दायां अलिंद में जाकर खुलती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है एसए नोड यानी कि साइनूऑरिकुलर नोड है, आखिर वह क्या है? एसए नोड जो है यह शॉर्ट फॉर्म हो गया, यानी कि साइनूऑरिकुलर नोड। क्या? साइनूऑरिकुलर नोड एसए नोड को बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, यानी साइनूऑरिकुलर नोड यानी एसए नोड क्या है? तो वह एक तंत्रिका ऊतक होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं, पेशी ऊतक ए है, बी है तंत्रिका ऊतक, सी है संयोजी ऊतक, डी है कंकाल ऊतक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका ऊतक। क्या होगा भाई? तंत्रिका ऊतक। ऐसे नोड क्या है? तो तंत्रिका ऊतक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नांकित किस में शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है? ऑप्शन ए है फुफ्फुस शिरा में, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुफ्फुस शिरा में। इसमें फुफ्फुस शिरा में शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है हृदयाघात, बी है हाइपरटेंशन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा। हाइपरटेंशन, रक्त का सामान्य से अधिक हो जाना हाइपरटेंशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से, किसके हिसाब से? प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत होता है? क्या कहता है? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब-करीब कितना प्रतिशत होता है? तो ऑप्शन ए है 25%, बी है 35%, सी है 55%, डी है 75%। तो याद रखिएगा 55% होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 55%। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब 55% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन से पहले हम आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या भूल गए हैं, तो प्लीज़ यार इसको लाइक कर दो और एक लाइक भी कर दो सब्सक्राइब करने के बाद, लेकिन पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर उसके बाद लाइक कीजिएगा और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है
इनमें कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? क्या कहता है? इनमें कौन रक्त का मतलब ब्लड होता है, खून होता है, उसको थक्का बनाने में सहायक होता है, आखिर कौन? तो ऑप्शन ए है लाल रक्त कोशिकाएँ, बी है फाइब्रिनोजिन, सी है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, डी है लसिका। तो ऑप्शन नंबर बी होगा फाइब्रिनोजिन। क्या होता है भाई? फाइब्रिनोजिन जो है, यह रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। फाइब्रिनोजिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।